वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे फार्माकोलॉजी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, वो है शॉक। ठीक है, शॉक पता है आपको, पढ़ा है एमएसएन में भी। बार बार एमएसएन का नाम ले रहा हूँ, एमएसएन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि साथ में सिस्टम चल रहे हैं, इसलिए आप सही ढंग से पढ़ चुके हो। ठीक है, पहले मैंने एंजाइना पढ़ाया था। एंजाइना आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने एमएसएन के अंदर पढ़ रखा है, इसलिए उसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। ओनली एक मेडिकेशन है नाइट्रोग्लिसरीन, वो मैंने डिस्क्राइब करी है। अब बात करते हैं शॉक। शॉक होता क्या है? शॉक एक ऐसी कंडीशन है, कोई आदमी खड़ा है, खड़े खड़े गिर जाए, शॉक कंडीशन। यानी एक लोअर बीपी, सीवियर लोअर बीपी हो रहा है, एक सिंड्रोम है। ये एक खुद एक डिजीज नहीं है, एक सिंड्रोम है। शॉक इज ए सिंड्रोम that marked by the inadequate perfusion and inadequate oxygen supply to the cell, tissues and organ। ठीक है, इनके ऊपर inadequate सप्लाई हो जाती है, सही ढंग से ब्लड की सप्लाई नहीं हो जाती है, ड्यू टू द लोअर या वेरी सीवियर लोअर बीपी। यानी किसी का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सेल, टिश्यू और ऑर्गन तक सही ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। इसको बोलते हैं शॉक कंडीशन। शॉक के बहुत सारे टाइप है, 10 से 15 टाइप है। टाइप्स का यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगा, ओनली मैं डिस्क्रिप्शन करूँगा शॉक के मेडिकेशंस के ऊपर। ठीक है, मेडिकेशंस क्या काम आती है? अब इसके अंदर मेडिकेशन वो वाली काम आएंगी जिनमें क्या होता है, ऐसी मेडिकेशंस जो क्या करें, जो वॉल्यूम है ब्लड का, ठीक है, उस वॉल्यूम को बढ़ा दे, बीपी को थोड़ा इंक्रीज कर दे, वो सारी मेडिकेशंस यहाँ काम में आएगी। अब यहाँ मेडिकेशंस हैं थोड़ी अटपटी सी हैं, ठीक है, थोड़ी सी अलग मेडिकेशन है शॉक के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जो मेडिकेशंस काम आएंगी वो आएंगी कौन सी वाली? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, यानी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, यानी प्लाज्मा के वॉल्यूम को एक्सपेंड करने के लिए जो मेडिकेशन है वो शॉक के अंदर अपन काम में लेंगे। इसमें 3 टाइप। अब इसमें क्या करें, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हैं, इसके अंदर अपन मेनली काम में लेते हैं सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन काम में लेंगे अपन। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? 3 टाइप के सॉल्यूशन है, बता देता हूँ मैं। एक तो आता है ह्यूमन एल्बुमिन, एक आता है ह्यूमन एल्बुमिन, दूसरा आता है डेक्स्ट्रान नाम से आता है, ठीक है, दूसरा आता है डेक्स्ट्रान, थर्ड वन आता है हेटा स्टार्च, ये मेनली क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 आते हैं ह्यूमन एल्बुमिन, डेक्स्ट्रान एंड हेटा स्टार्च। ठीक है, फर्स्ट वन अपन डिस्क्राइब करेंगे, क्या? ह्यूमन एल्बुमिन। ह्यूमन एल्बुमिन होता क्या है? ह्यूमन एल्बुमिन एक सीरम एल्बुमिन होता है, ठीक है, जो फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, जो ह्यूमन के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट अबुंडेंट प्रोटीन इन द ब्लड एंड इट इज़ प्रोड्यूस या मेड अप इन द लीवर। ह्यूमन एल्बुमिन ह्यूमन के प्लाज्मा, ह्यूमन के ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं ह्यूमन एल्बुमिन, या इसे दूसरा नाम भी बोलते हैं ह्यूमन सीरम एल्बुमिन। सीरम इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। ह्यूमन एल्बुमिन इज ए प्लाज्मा डेरिवेटिव ब्लड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्लाज्मा डेरिवेटिव ब्लड प्रोडक्ट होता है, यानी प्लाज्मा से ही अलग किया हुआ एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये प्लाज्मा या ह्यूमन एल्बुमिन कैसे काम करता है? अगर किसी पेशेंट के अंदर शॉक कंडीशन आ रही है तो उसको क्या करेंगे, थ्रू द आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे, ये अपन ह्यूमन एल्बुमिन प्रोड्यूस करवाएंगे। ये ह्यूमन एल्बुमिन क्या होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं 4-5 लीटर जैसे अपन आईवी इन्फ्यूजन करवाते हैं कि भाई ह्यूमन एल्बुमिन भी 4 से 5 लीटर इन्फ्यूज़ करवा दो, नहीं, ये क्या होते हैं 500 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 500 ml, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसके सीवियर शॉक कंडीशन, इतना ज़्यादा इसके अंदर अपन इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। अब ये ह्यूमन एल्बुमिन बनता कैसे है, कैसे बनता है? ये ब्लड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होती है इसके अंदर, मैन्युफैक्चर्ड बाय द कोहन एनक्लेव कॉल्ड एथेनॉल फ्रैक्शन, कोहन एनक्लेव कॉल्ड एथेनॉल फ्रैक्शन, उसके थ्रू ये बनाया जाता है, किसके थ्रू? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू।
ठीक है, इस तरीके से इसको बनाते हैं। रेडीमेड होता है मार्केट में या मेडिकल शॉप पे प्रेजेंट होता है ह्यूमन एल्बुमिन, जाकर अपन बता सकते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, थ्रू द आईवी इन्फ्यूजन अपन क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये शो कंडीशन क्या होता है, कई बार क्या होती है, स्लेजिंग ऑफ आरबीसी। आपने ध्यान रखना, स्लेजिंग ऑफ आरबीसी, स्लेजिंग ऑफ आरबीसी क्या होती है, स्लेजिंग ऑफ आरबीसी। स्लेजिंग ऑफ आरबीसी का मतलब ये होता है जो ब्लड प्रोडक्ट है या आरबीसी क्या है, वो ब्लड वेसल के अंदर ही जमा हो जाती है। ठीक है, यानी जिसे अपन बोलते हैं एक नाली है। ठीक है, नाली के अंदर क्या है, पानी सही ढंग से जा रहा है। ठीक है, तो नाली क्या आएगी, सही ढंग से बहती रहेगी। अब उस नाली के अंदर बहुत सारा कीचड़ एकदम, या कीचड़ जमा हो जाए, या वो जो पानी है बहुत सारा गाढ़ा हो जाए, तो वो आगे नहीं जा पाएगा, एक जगह ही इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, स्लेजिंग ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या होती है, थोड़ी गॉडी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती है और आगे ऑर्गन सेल टिश्यूज तक ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो ये कंडीशन अकर होती है शोफ की। तो स्लेजिंग ऑफ आरबीसी को भी बचाता है या ह्यूमन एल्बुमिन। अब अपन पहले से ही स्लेजिंग ऑफ आरबीसी हो रखी है, अब ऊपर से अपन ह्यूमन एल्बुमिन दे रहे हैं तो और ज़्यादा स्लेजिंग होगी, नहीं ऐसा नहीं है। उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, जो स्लग हो रखी है आरबीसी उनको क्या करती है, रिमूव आउट करवाती है और खुद भी स्लज होने से प्रिवेंट होती है, यानी खुद का स्लेजिंग इसके अंदर नहीं होता। इसलिए अपन यूज़ करते हैं ह्यूमन एल्बुमिन के अंदर, ह्यूमन एल्बुमिन। ठीक है, अब ह्यूमन एल्बुमिन क्या होता है, समझ गए आपका मतलब। ह्यूमन एल्बुमिन क्या कहते हैं, थ्रू द आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू अपन इसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आईवी इन्फ्यूजन। समझ गए। नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे डेक्स्ट्रॉन। ये डेक्स्ट्रॉन क्या होता है, ये एक ग्लूकोज प्रोडक्ट होता है, ये तो होता है ब्लड प्रोडक्ट। दूसरी बात क्या है, एक मैं इसमें बता दूं, ह्यूमन एल्बुमिन के अंदर क्या होता है, हेपेटाइटिस यानी लीवर के इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि यह एक ब्लड प्रोडक्ट है, जिसका जैसा ब्लड रहेगा उसको वैसा ही ह्यूमन एल्बुमिन अपन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसलिए इसमें हेपेटाइटिस होने का खतरा या हेपेटाइटिस होने का खतरा कम रहता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं डेक्स्ट्रॉन की। डेक्स्ट्रॉन भी एक सॉल्यूशन होता है, दो तरीके के होते हैं, डेक्स्ट्रॉन 40 एंड डेक्स्ट्रॉन 70। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग। अगर किसी के ज़्यादा सीवियर शो कंडीशन है तो उसको डेक्स्ट्रॉन 70 इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और किसी के अगर कम शो कंडीशन है तो उसको करवाते हैं डेक्स्ट्रॉन 40। अब ये डेक्स्ट्रॉन होते क्या हैं, बता चुका हूँ। डेक्स्ट्रॉन एक क्या होते हैं, ग्लूकोज प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन एल्बुमिन बनते हैं वैसे ही ये क्या बनते हैं, डेक्स्ट्रॉन भी एक ग्लूकोज प्रोडक्ट होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है, इनमें ब्लड काम में लेते हैं जबकि इसमें ग्लूकोज वगैरह काम में लेते हैं, और वर्क सारा वही है। स्लेजिंग ऑफ आरबीसी को कम करते हैं, खुद भी स्लज होने से बचते हैं, खुद स्लज नहीं होते। अगर खुद स्लज हो जाएंगे तो शो कंडीशन और ज़्यादा अकर हो जाएगी, इसलिए खुद स्लज नहीं होते हैं, और आरबीसी के स्लगेशन को भी ये प्रिवेंट करवाते हैं। इसलिए दो तरीके के डेक्स्ट्रॉन अपन यूज़ में लेते हैं, या प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स अपन यूज़ में लेते हैं, डेक्स्ट्रॉन 40 एंड डेक्स्ट्रॉन 70। अब इसमें क्या होता है, ये काम कैसे करते हैं, काम ऐसे करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। दो प्रेशर होते हैं, आपको पता है, एक तो होता है ऑनकोटिक प्रेशर ओपी, और एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये दो प्रेशर होते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज के अंदर जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, पुल करेगी। यानी ऑनकोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो बाहर पड़े फ्लूइड को कैपिलरीज के अंदर पुल आउट करवाता है या कैपिलरीज के अंदर लाता है, वो होता है ऑनकोटिक प्रेशर। जबकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड प्रोडक्ट है उसको पुश आउट करवाता है बाहर की तरफ, ये होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर अंदर लाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाहर ले जाता है। नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है, 28 mmHg या 22 mmHg बताते हैं, जबकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है 17 mmHg, नॉर्मल प्रेशर ही होता है। तो डेक्स्ट्रॉन क्या करेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बढ़ाएंगे कि ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ाएंगे,
काम किस पे करेंगे, ये ह्यूमन एल्बुमिन, डेक्स्ट्रान या प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स काम करेंगे ऑनकोटिक प्रेशर के ऊपर। ये ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से कैपिलरीज के अंदर बाहर जो फ्लूइड बचा है वो कैपिलरीज के अंदर पुल आउट हो सके। ठीक है, तो ये काम करेंगे ऑनकोटिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है ऑनकोटिक प्रेशर के ऊपर। समझ गए अब तो, ऑनकोटिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑनकोटिक प्रेशर के ऊपर। ये कैपिलरी के ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ गए। ऑनकोटिक प्रेशर का एक दूसरा नाम भी होता है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे समझ में डेक्स्ट्रान 40 एंड डेक्स्ट्रान 70, इन सब के नोट्स है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक है, एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। ठीक है, वो आप नॉर्मल चीज़ें हैं वो लिख लेना। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के अंदर एक साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है हाइपर सेंसिटिविटी। यानी अब जाहिर सी बात है, बॉडी के अंदर बाहर से कोई प्रोडक्ट अपन प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी होने की होएगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ह्यूमन एल्बुमिन के अंदर भी हो सकती है हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि ब्लड प्रोडक्ट डायरेक्ट अपन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट इसमें हाइपर सेंसिटिविटी होता है। कई बार क्या होता है, ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, जबकि विस्कोसिटी यहाँ कम हो रही है, लेकिन क्या होता है एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। समझ गए। एटा स्टार्च ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दो ही है इम्पोर्टेंट, ह्यूमन एल्बुमिन एंड डेक्स्ट्रान। आगे समझ में मेनली वर्क करता है उनको। ठीक है, प्रेशर। इनके नोट्स हैं एंजाइना पेक्टोरिस के और शॉक के। ठीक है, मैं आपको PDF के थ्रू अवेलेबल करवा दूंगा। उनके अंदर आ जाएंगे एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट है, डोज है, रूट है, फार्माकोकाइनेटिक है, डायनेमिक है, जो भी है वो नोट्स के अंदर आ जाएंगे। और अपन जब भी कॉलेज रीओपन होगी तब अपन डिस्कस और कर लेंगे। आ गया समझ में? थैंक यू।